दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। आज बहुत दिनों बाद आप सभी से रूबरू हो रहा हूं, इसलिए माफी चाहूँगा। आज से अब रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। जो भी वनडे एग्जाम आने वाला है उसी को टारगेट करते हुए, फॉर एग्जांपल रेलवे लोको पायलट, टेक्नीशियन, एनटीपीसी या ग्रुप डी एटसेट्रा, सभी वनडे एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति यानी किस ग्रुप वाले, जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी बी। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, किस ग्रुप वाले, जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर यानी सबको ब्लड अपना दे सकते हैं? तो जो सबसे पहला जो ऑप्शन है ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी ग्रुप का रक्त ले सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही ग्रुप कहा जाता है। तो ए बी को सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर, यानी ये किसी को भी रक्त दे सकता है। रक्त ओ वर्ग को यूनिवर्सल डोनर इसलिए कहा जाता है कि ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संतरे किसका प्रबल स्रोत है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। कहने का अर्थ है कि जो संतरा होता है, यह संतरा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं कि वसा पाया जाता है या प्रोटीन या विटामिन? तो जो संतरा है इसमें विटामिन सी अर्थात एस्कॉर्बिक अम्ल पाए जाते हैं, और विटामिन सी का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो होता है आंवला। लेकिन संतरे में भी क्या होता है? विटामिन सी पाया जाता है। संतरे विटामिन का बहुत ही प्रबल स्रोत है, इसलिए विटामिन जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए थोड़ा सा विटामिन जब आ गया है तो विटामिन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विटामिन सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील। तो जो जल में घुलनशील होते हैं बी एवं सी जल में घुलनशील होते हैं, और वसा में घुलनशील होते हैं ए डी ई के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन। विटामिन जो है संतरे का प्रबल स्रोत है। तो पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत होते हैं? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कैरोटीन, ऑप्शन डी विटामिन ई। यानी पालक के पत्ते में कौन सा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, विटामिन या आयरन या कैरोटीन या विटामिन ई? तो पालक के पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत होते हैं। करता है आयरन का क्या कार्य है? तो हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। आयरन जो रेड ब्लड सेल होता है उसमें हीमोग्लोबिन के बनाने के लिए आवश्यक है। यह ऊतक में ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होता है, इसलिए पालक के पत्ते किसके सबसे ज्यादा स्रोत हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरन। पालक के पत्ते में सबसे ज्यादा मात्रा में आयरन की मात्रा पाई जाती है। यह आयरन का प्रबल स्रोत है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा से परागण को कहते हैं। हवा से जो परागण होता है, जो पेड़ पौधों में जो फूल होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, इनमें परागण कैसे होता है? तो वही पूछा गया है। ऑप्शन ए स्वयुग्मन यानी अपने आप, ऑप्शन बी कीट परागण यानी कीटों के द्वारा, ऑप्शन सी वायु परागण यानी हवा के द्वारा, ऑप्शन डी पक्षी परागण यानी पक्षियों के द्वारा। तो पहले हम लोग जानेंगे कि हवा से जो परागण होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वायु परागण कहते हैं। हवा यानी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर वायु लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु परागण हवा से परागण को कहते हैं। देखिए बहुत तरह के परागण होते हैं, इसको हम लोग पहले जान लेते हैं। परागण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्व परागण और एक होता है पर परागण। स्व परागण यानी अपने आप परागण होता है, और एक पर परागण यानी दूसरे पर आश्रित होता है। परागण जल, वायु, कीट इत्यादि के द्वारा होता है। पक्षी द्वारा अगर परागण
हो तो उसे हम लोग पक्षी परागण कहेंगे, जल द्वारा परागण हो तो जल परागण कहेंगे, और कीट द्वारा परागण हो तो हम उसे कीट परागण कहेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वायु परागण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए चंदन काष्ठ पौधा, ये आंशिक मूल परजीवी है। ऑप्शन बी कसकुटा, ये परजीवी है। ऑप्शन सी नेपथिंज मांसाहारी है, और ऑप्शन डी छत्रक स्वपोषी है। तो इसका मिलान सही सुमेलित बोला है यहाँ पर नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसे ये कहा गया है। तो इसमें सही सुमेलित क्या है, नहीं है, देखिए जो ये छत्रक जो है ये स्वपोषी, ये जो है छत्रक है ये सही सुमेलित नहीं है। स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन छत्रक जो है ये ऐसा नहीं करता है, ठीक है। तो और परजीवी जीव पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर दूसरे पर निर्भर करते हैं। जो परजीवी होते हैं ये परजीवी क्या होते हैं, दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, किसी पेड़ पौधों के ऊपर ये आश्रित होते हैं, इसे परजीवी कहते हैं। तो ये चंदन का काष्ठ का पौधा आंशिक मूल रूप से परजीवी है, ये भी सही है। कसकुटा परजीवी है, ये भी सही है। नेपथिंज मांसाहारी है, ये भी सही है। नेपथिंज एक तरह का पौधा होता है जो छोटे मोटे कीट को क्या करता है, उसका अपने अंदर उसको आहार करता है, जिसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं। उसके बाद जो छत्रक है यह स्वपस्थी नहीं है, ये गलत हो गया। तो यही पूछ रहा है कौन सा सुम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्रक जो है स्वपोषी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो जो रक्त का जो थक्का बनता है ये किस विटामिन के लिए आवश्यक होता है रक्त को थक्का बनाने के लिए? तो विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन के जो होता है इसका जो रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। देखिए ब्लड में दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन, ये जो कहाँ से स्रावित होता है, ये उत्पादन होता है यकृत से यानी लीवर से, जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। कौन? फाइब्रिनोजेन। और एक होता है हिपेरिन नामक प्रोटीन, इसका भी उत्पादन यकृत यानी लीवर से ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, ठीक है। तो विटामिन के में कौन सा सहायता करता है प्रोटीन? तो फाइब्रिनोजेन, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और हिपेरिन क्या करता है, ब्लड को जमने नहीं देता है, ये शरीर के अंदर जमने से रोकता है, ब्लड को पतला करके रखता है ब्लड को, ताकि सर्कुलेशन बनी रहे। ये हिपेरिन नामक पिगमेंट जो प्रोटीन होता है यह यकृत के द्वारा ही स्रावित होता है, उत्पादन होता है। और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन भी, ये दोनों यकृत से ही बनते हैं, जो रक्त का थक्का बनाने में क्या करते हैं, आवश्यक होते हैं। कौन विटामिन? विटामिन के, जो फाइब्रिनोजेन इसका मदद करता है। और जो हिपेरिन है वो क्या करता है, ये रक्त को जमने नहीं देता है शरीर के अंदर। है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए अधिवृक्क, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का उत्पादन होता है। तो वृद्धि हार्मोन का उत्पादन किससे होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से, ठीक है। यह ग्रंथि अनेक हार्मोनों का स्राव करता है, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है, जिसके कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इससे स्रावित वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, जो विशेषतः हड्डियों के वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो वृद्धि हार्मोन का उत्पादन कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ये जो हार्मोन कहाँ कहाँ से स्रावित होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन यानी पेनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, और इसकी कमी से ग्वाइटर रोग होता है। थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावित अगर कम हो गया तो इसके कारण क्या होता है, ग्वाइटर रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि होगा। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव प्रजनन में निषेचन
आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रवण कहाँ से होता है? ऑप्शन ए ध्रुवीय काय, ऑप्शन बी एक्रोसोम, ऑप्शन सी परिपक्व अंड, ऑप्शन डी ब्लास्टोपोर। तो देखिए मानव शरीर में, ठीक है, प्रजनन में जो निषेचन आरंभ करने यानी फर्टिलाइज जो होता है आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो पदार्थ है फर्टिलिजिन, इसका स्राव कहाँ से होता है? परिपक्व अंडे से होता है। परिपक्व अंड से इसका स्राव होता है। ठीक है, अब ये कहाँ स्थित होता है चलिए जान लेते हैं। फर्टिलिजिन एक शुक्राणु एग्लूटोनेटिंग एजेंट है। यह परिपक्व अंड के ऊपर पाए जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? तो जो परिपक्व अंड होते हैं, ये जो परिपक्व अंड, इसके ऊपर पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन से स्रावित होता है। और निषेचन कहाँ पे होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। निषेचन जो होता है वो फलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, और एक दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भ्रूण का पोषण माँ के गर्भ में प्लेसेंटा के द्वारा होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिपक्व अंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला संरचना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए टेंडन, जिसे कंडरा भी कहते हैं, ऑप्शन बी लिगामेंट यानी अस्थिबंधन, ऑप्शन सी कार्टिलेज यानी उपास्थि, ऑप्शन डी सार्कोमियर। तो जो मानव शरीर में जो पेशियों को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है, इसकी संरचना को हम लोग कहते हैं टेंडन यानी कंडरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए टेंडन यानी कंडरा हो जाएगा। ठीक है, तो अस्थि एक ठोस, कठोर और मजबूत संयोजी ऊतक है। यह ट्राई कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। अस्थि किसकी बनी होती है? ट्राई कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। प्रत्येक अस्थि के चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक से निर्मित एक दोहरा आवरण पाया जाता है जिसे पेरियोस्टियम कहते हैं। ठीक है, और अस्थि अस्थि से जुड़ा जो होता है उसे हम लोग लिगामेंट कहते हैं। ये जो लिगामेंट है ये हड्डी से हड्डी के जॉइंट को हम लोग लिगामेंट कहते हैं। और मांसपेशी और हड्डी जिससे जुड़ा रहता है उसे हम लोग टेंडन कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। और कार्टिलेज जो होता है ये हमारे नाक में और कान के पन्नों में पाया जाता है, जिससे कार्टिलेज का बना होता है यानी उपास्थि का बना होता है। इसे सॉफ्ट बोन भी कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेंडन यानी कंडरा। लास्ट क्वेश्चन है, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है यानी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए स्लाइम मोल्ड, ऑप्शन बी मोनेरा, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्रोटिस्टा। तो जो मोनेरा जो होता है इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मोनेरा क्या है? मोनेरा एक प्रमुख प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अब देखिए कोशिका दो तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो मोनेरा एक प्रमुख प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक एक आदिम कोशिकाएं हैं, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकाएं नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक्स में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है जिसके कारण इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। बल्कि यूकैरियोटिक जो कोशिका है इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाए जाते हैं और इसमें विकसित कोशिकांग भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्लाइम गोल्ड, जो ये स्लाइम गोल्ड है, उसके बाद कवक और प्रोटिस्टा, ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। ये स्लाइम गोल्ड, स्लाइम मोल्ड, कवक और प्रोटिस्टा ये है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। लेकिन मोनेरा जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ये अधूरा होता है, 70S का बना होता है। 70S राइबोसोम पाए जाते हैं और बाद बाकी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कितने होते हैं? 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।